ठीक है, तो इंडिया चाइना का देख लेते हैं आज। ठीक है, सो दिस इज योर इंडिया चाइना। ये भूटान है आपका। ये आपका पूरा चाइना है यहाँ पर। तिब्बत। ठीक है, सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें, इधर दिख रहा है सबको, बोर्ड दिख रहा है? तो अगर हिस्ट्री की बात करें इंडिया चाइना रिलेशन की, तो आज सच कोई हिस्ट्री अगर है तो डिस्प्यूट की ज्यादा हिस्ट्री है, या आप कह सकते हैं कि झगड़े की ज्यादा है हिस्ट्री जो है। बांग्लादेश और इंडिया का जैसा हिस्ट्री है वैसे इसका कोई हिस्ट्री नहीं है। कि जैसे बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में उसका योगदान रहा, किसका? इंडिया का। तो हम कहते हैं कि वो याद रखता है। कौन? इंडिया। कि बांग्लादेश को हमने, और दोनों इंडिया और बांग्लादेश की, बांग्लादेश को हमने इंडिपेंडेंट कराया था, जो आपकी लिबरेशन वॉर हुई थी। इसमें क्या है कि 1949 में चाइना आजाद हुआ था, या आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट बना था 1947 में इंडिया। ठीक है, अराउंड 49 आसपास ही है इनका, जो आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस का। सो इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू, यू कैन से, रिकॉग्नाइज चाइना। ठीक है, उस समय की अगर हम बात करें, तो इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज चाइना। अब जो मेन है इसका, फर्स्ट कह सकते हैं। अब इसमें जो मेन चक्कर है या जो मेन डिस्प्यूट है वो किसका है? ज्योग्राफी का। जो दोनों डिस्प्यूट है वो है आपका, मेन जो डिस्प्यूट है वो है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में आपके दो तरीके के डिस्प्यूट होते हैं। एक होता है बाउंड्री। जो बाउंड्री है तो इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है लैंड और एक होता है मेरीटाइम। ठीक है, मेरीटाइम इज व्हाट? वाटर। ठीक है, लैंड पे और वाटर पे दो जगह डिस्प्यूट्स हैं। अब यहाँ पे हमारे तीन सेक्टर लगते हैं, किसके? चाइना और इंडिया के। ये है आपका वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, ये आपका मिडिल, ये आप कह सकते हैं सेंट्रल सेक्टर। और ये वाला जो सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश वाला, ये आपका ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप बुक्स में देखोगे तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डिस्प्यूटेड है। 90,000, यहाँ 38,000। वो सब लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि एग्जैक्ट फिगर कितनी है। ये ये 38 से ज्यादा 1 लाख तक पहुंच गया आज की तारीख में। ये आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होगा, ट्वाइस दिस एरिया। ठीक है, यहाँ पे अस्काई चिन का एरिया है। ठीक है, गलवान वैली जो आपने सुना होगा, गलवान डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, वो भी आपका इसी में लाई करता है। सेंट्रल सेक्टर में आपका उत्तराखंड वाला है और आपका हिमाचल प्रदेश है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं सेटल है एक तरह से, या यहाँ पे इतना डिस्प्यूट नहीं है। और ये है आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश वाला। यहाँ पर चाइना क्लेम करता है पूरा ही अरुणाचल प्रदेश, कि हम पूरा, यहाँ पे मैंने मैप में यहाँ दिखाया है, ये आप ऐसे देख सकते हैं इसको, कि हमारा है क्या? अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है। तो ये आपके तीन डिस्प्यूट्स हैं। अब जो इसका हिस्ट्री विस्ट्री डिस्प्यूट का, वो कोई नहीं पूछेगा आपसे, ना वो आएगा कभी। ठीक है, आपको बस इतना एक आइडिया होना चाहिए कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे है हमारी, वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसकी लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है ये डिमार्केटेड है। डिमार्केटेड है ये मतलब जो, सपोज मैंने अगर यहाँ पे ये मैप है, मैंने बोल दिया ये जो है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो यही पाकिस्तान के मैप पे भी यही दिखेगी आपको, और इंडिया के मैप पे भी यही दिखेगी। दोनों इस पे सहमत है। ठीक है, दे हैव अग्रीड ऑन द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल कि दिस इज द लाइन, दिस इज डिमार्केटेड, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी है, इंटरनेशनल बाउंड्री भी है ये। तो यहाँ पे इसकी झड़प नहीं है किसकी लाइन की, कि एलओसी कहाँ है, बताओ जरा। ठीक है, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं ये एलओसी, इंडिया कह रहा है ये एलओसी है। इस पे कोई ऐसा कोई फाइटिंग नहीं है, या आप कह सकते हैं कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन एलएसी पे बड़ा डिस्प्यूट है, ये डिमार्केटेड नहीं है, ना कोई इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है। इंडिया कहता है, सपोज ये चाइना, इंडिया इंडिया कहता है, चाइना कहता है ये एलएसी। ठीक है, तो इंडिया कहता है ये एलएसी है। इंडिया कहता है कि 3,000 किलोमीटर की एलएसी डिस्प्यूटेड है।
या जो बाउंड्री लाइन है वो डिस्प्यूटेड है 3000 समथिंग किलोमीटर, चाइना कहता है ना सिर्फ 2000 ही है। तो ऐसा चलता रहता है, कागजों में नहीं है ये, नक्शे पे, कि जो चाइना के पास अगर नक्शा है वही नक्शा भारत के पास हो, ऐसा नहीं है। वो कुछ नहीं करना है हमें, हम आपको डिस्प्यूट बता ही नहीं रहे, हम पहले पढ़ाते थे डिस्प्यूट, हमें वो भी नहीं पढ़ाएंगे कि जॉन लाइन ने क्या बोला ना, लाल बहादुर ये नेहरू ने बोला ये लाइन है, नरसिम्हा राव ने 92 में बोला ये लाइन है, वो सब कुछ नहीं, सब बेकार है, वो सिर्फ यूजलेस है, टाइम वेस्ट है। बस आपको पता होना चाहिए डिस्प्यूट किस पर है। तो डिस्प्यूट है कि वेर इज एलएसी, कहाँ है लाइन, चाइना कहता है ये लाइन है, इंडिया कहता है ये लाइन है। फिर एक समय एक साल बोला ये है 62 में 60 में बोला ये है, फिर अच्छा इंडिया बोला ये है, 92 में बोला ये है, इंडिया बोला ये है। तो ऐसे स्टैंड चेंज होते गए, हमें उसमें जाके कोई फायदा ही नहीं है, वो आपसे पूछेगा ही नहीं हो, क्योंकि हिस्ट्री है वो ना, हिस्ट्री ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट कभी आता है। ये इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रिलेशन, नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू स्टडी। या आपको इसी पे क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द बाउंड्री डिस्प्यूट्स फ्रॉम 1950 टिल प्रेजेंट, कोई आना ही नहीं है कभी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए स्काई चेन में, क्योंकि हमें इतना पता होना चाहिए कि हमें एक पॉइंट में लिखना है कि व्हाट आर द इश्यूज बिटवीन इंडिया चाइना, उसमें एक इश्यू है ज्योग्राफी का, वो भी एक इश्यू है बाउंड्री का। ठीक है, वो भी एक इश्यू है ज्योग्राफी है, बाउंड्री का, वो भी लैंड की बात कर रहे हैं हम, जमीनी लेवल पे, अभी समुद्र पे तो आई नहीं अभी। समुद्र वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक्सटेंड, वो उसका यूज और जगह भी होगा। सो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि पहले इसका जो बाउंड्री का जो लेंथ है 55 वाला, ठीक है, सबसे सेकंड नंबर पे है चाइना के साथ, मैंने कहा था ना 55, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा 4000 प्लस, फिर 3000 चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, ठीक है, और फिर MBA, ये म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, ये ऑर्डर में है, सबसे कम हमारा अफगानिस्तान के साथ है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि ये है आपका चाइना का डिस्प्यूट जो है, इस पे वेरियस एग्रीमेंट्स हैव बीन साइन। ठीक है, अग्रीमेंट ऑन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, अग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, ठीक है, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट 2013 में, तो 1996 में सबसे पहला अग्रीमेंट, फिर आपको 1993 1996 वो हम लिखवा देंगे अभी, फिर आपका 2000 में अग्रीमेंट साइन हुआ। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, जो आपके नुमाइंदे जाते हैं, जैसे इंडिया का नुमाइंदा जाएगा और चाइना का नुमाइंदा, फिर वो आपस में बातें करेंगे, लेकिन कुछ बातें ही होती हैं सिर्फ डिप्लोमेटिक वे, आप कह सकते हैं पीस मेंटेन करने के लिए। मेन जो मुद्दा है बाउंड्री का वो ये है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए, बस शांति बनाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, रादर देन इसको सुलझाना। सुलट नहीं सकता ये, जैसे पाकिस्तान से टेररिज्म कभी कम नहीं हो सकता, आने वाले 100 साल भी LOC पे भी, LAC का भी डिमार्केशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि LAC डिमार्केशन करने में आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। अब चाइना कहता है ऐसा ठीक है, तुम अरुणाचल प्रदेश ले लो, ये हिस्सा हमें दे दो। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो मैप है वो है ऐसे में, ऐसा है आज की तारीख में, ये सब हिस्सा हमारा है ही नहीं। ये POK शक्सगम वैली भी POK में आता, वो भी चाहे पाकिस्तान ने चाइना को दे दी 1960s में। हाँ 1960 ईयर थोड़ा सा मोड़ो हो रहा है, वो भी दे दी उसको, किसको, चाइना वालों को। तो चाइना यहाँ भी घुसा पड़ा है, और ये सब POK तो है ही नहीं इंडिया का, वो हम भौंकते रहते हैं कि पाक बलूचिस्तान फलाना, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि चाइना को, पाकिस्तान को जो बैकिंग है वो किसकी, चाइना की। और चाइना और पाकिस्तान का साथ में आता तो इंडिया का ऐसी धुलाई कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड्स किसके पास है, चाइना के पास हैं, जो पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। और इंडिया के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं अराउंड आज की तारीख में 130 के आसपास, और पाकिस्तान के पास भी इतनी 120 से 130 के बीच में, 126 या 125 अगर आप स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करोगे तो न्यूक्लियर कैपेसिटी में कोई दोनों ही इक्वल है। अगर इंडिया थोड़ा ज्यादा है तो पाकिस्तान को जो सपोर्ट है चाइना की वो बहुत हैवी सपोर्ट है, आप समझ रहे हो। तो ये सब है, नेक्सस बोलते हैं इसको IR के टर्म में, कि चाइना और पाकिस्तान का अच्छा खासा नेक्सस है, तो इंडिया कुछ नहीं कर सकता, पूरा इंडिया, ये पूरा चाइना, और ये अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो है, ये फुल किसका है उसमें है, ये वाला जो पार्ट है ये फुल पाकिस्तान और चाइना डोमिनेटेड है, इंडिया सिर्फ इतने में है। तो चाइना ने बहुत बार बोला है कि तुम ये ले लो पूरा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का, हमें वो कर दो और हमें ये दे दो। अब ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, कल को वो कह रहे हैं हमें ये दे दो, फिर ये यहाँ आ जाएंगे, फिर कल को हिमाचल प्रदेश में कुछ बोलने लग जाएंगे, कल को पंजाब में कहने लग जाएंगे आ जाओ। ये तो फिर आपकी इसको बोलते हैं अब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, जो अर्थशास्त्र में भी आपने पढ़ी हुई कौटिल्य के, कि एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि IR में जो स्टेट क्राफ्ट होती है, जो पावर का जो एक्सरसाइज होता है, उसमें सब लैंड एक्वायर करना चाहते हैं। जो बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, दलाल जिन्हें बोलते हैं, बिल्डर आप बोलते हो, नए नाम आगे, रियल एस्टेट ओनर फलाना, सब दलाल हैं वो। दलाल क्या करता है, एक लैंड कब जाता है डोईवाला में, फिर दूसरा कहता है मुझे विकास नगर में कब जाना है, फिर दूसरा कहता है मुझे बिहारीगढ़ में कब जाना है, फिर तीसरा कहता है मुझे राजपुर रोड में कब जाना है, तो उसकी हवस बढ़ने लग जाती है।
किसकी प्रॉपर्टी के लिए, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, IR। हाँ, इंडिया का नहीं है सच, इंडिया नहीं दिखाता है कि अगर हम तुम्हारी टेरिटरी हम एक्वायर करने के लिए नहीं जाते हैं। जैसे हमने बांग्लादेश के साथ भी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करा था, तो हमने पीसफुल वे में करा था, समझौता करा था, तो उसे प्रॉपर तरीके से करा था। हमारे एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, हम ये इसमें हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि एक्सपेंशनिस्ट से आपका क्या आता है, और कलेश पे बढ़ते हैं। बट चाइना हो गया, US हो गया एक समय पे, अब तो नहीं। पाकिस्तान कह सकते हैं कि पाकिस्तान का इतनी औकात ही नहीं है उसकी, उसका पैसा नहीं है एक्सपेंशनिस्ट के लिए। तो आपको धन बल सब चाहिए ना, आपको ताकत चाहिए। आपको चाइना के पास हर चीज है आज की तारीख में, न्यू इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री है, पॉपुलेशन है, मिलिट्री एडवांस्ड है बिल्कुल। तो उसके पास तो हर चीज आज की तारीख। रशिया आपका कर रहा है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, यूक्रेन को चाहता है कि आ जाए वापस वॉर। बेलारूस ना, आपको एक्वायर करना चाहते हैं आप उस जगह को, जो आपको लगता है कि टेरिटरी हल्की फुल्की है, या आ सकते हैं हमारे कब्जे में। नहीं, एक्वायर बफर जोन तो नहीं कहेंगे आप, फिर उसका और करीब आना चाहते हैं, शक्तिशाली उसमें। अगर चाइना का बस चले तो वो भूटान को कब्जा ले और इंडिया के और करीब आ जाए। बफर क्या बोलते हैं, बफर तो आप वो कहते हो उसका फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है बस, बफर। लेकिन ऐसा जी अभी रिकॉग्नाइज नहीं है ना कि चाइना का ही है, इस पे अभी कंफ्लिक्ट तो है ना। तिब्बत कहता है कि हम इंडिपेंडेंट है, चाइना कहता है नहीं तिब्बत मेरा पार्ट है। ताइवान को ही मानता है, हांगकांग भी, लेकिन वहां की जनता तो कुछ और कह रही है ना। वो है वो ये कि ये इनको कब्जाना चाहते हैं, लेकिन ऑपोजिशन तो है ना। बफर जोन तो न्यूट्रल। नहीं नहीं, ऐसे तो नेपाल बफर जोन है ना, लेकिन नेपाल अपने में तो सॉवरेन है ना। नेपाल भी तो बफर जोन है, लेकिन है तो अपने में सॉवरेन ना। उस पर किसी का आधिपत्य नहीं चल। ऐसे नहीं डाइवर्ट होता बफर जोन में। आप ये नहीं कह सकते बफर दोनों के लिए है ना, फिर अगर सामने इंडिया है तो पाक इंडिया है तो चाइना के लिए भी नेपाल बफर है, इंडिया के लिए भी नेपाल बफर है। लेकिन वो अभी किसी को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं ना, चाइना का मकसद है क्षति, आप कह सकते हैं उसको कब्जे में करना। एक्विजिशन है, सब्जुगेशन कह सकते हैं, एक्विजिशन कह सकते हैं, ये रहता है उसमें। तो मतलब ये आपको समझना है, बाउंड्री में इतना सब चीजें हैं, इसको एक्वायर करने कह रहे हैं। ये सब आपको बनाना नहीं है, ऐसे दिखाना। लेकिन जब भी चाइना का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये आपको दिखाना चाहिए कि ये वैली, ये डिस्प्यूटेड एरियाज है। ये आपको बताना है सेंट्रल सेक्टर, और ये है आपका एक्सटर्नल, ये ईस्टर्न सेक्टर। ये बनाना है मैप, तभी नंबर मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन है चाइना का तो घुसा के आ जाओ उसको। कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आप कोई US के कॉन्टेक्स्ट में है तो आप वहां पे डाल रहे हैं, चाइना को दिखा रहे हैं। अगर स्पेसिफिक इंडिया चाइना का आता है इशू, तो ये आपको करना है। तो बाउंड्री का एक तो डिस्प्यूट हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरा ने आपको बताया विद इन बाउंड्री में ही मैरीटाइम बाउंड्री। आजकल बाउंड्री का हमें ये नहीं समझना सिर्फ लैंड ही है। जैसे बांग्लादेश में भी हमने आपको बताया, इंडो पैसिफिक के लिए उसकी मैरीटाइम के लिए बहुत जरूरी है उसके समुद्र रास्ते। तो आपको पता है कि चाइना का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसको हम बोलते हैं BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में आया था। ये जी जिनपिंग का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो वो सुपर पावर बनने की होड़ में है कि वो मुझे सुपर पावर बनना है, तो उसके लिए उन्होंने दिया था। इसके दो खंड है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, और एक है इसका मेरीटाइम सिल्क रोड। मेरीटाइम सिल्क रोड और सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। तो ये कहाँ तक जाना चाहता है, तो अगर आप देखेंगे ये अफ्रीका है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपका अफ्रीका हो गया, ये इस तरह से। ठीक है, ये इंडिया हो गया। फिर इंडिया गया नीचे, ये स्टेट ऑफ मलक्का वगैरह आ गया नीचे, अगर ये आइलैंड्स आ गए, अंडमान निकोबार। फिर ऐसे लूप से आप, ये साउथ ईस्ट एशिया आ गया। ये आ गया आपका सुमात्रा आइलैंड। ये आ गया आपका स्टेट ऑफ मलक्का। फिर इधर से अगर आप देखो तो ये आ गया आपके साउथ इंडो चाइना। फिर आप ऐसे जाते हो तो चाइना ऊपर। ठीक है, ऊपर के सीज आपको पता ही है, येलो सी हो गया, ईस्ट चाइना सी हो गया, साउथ चाइना सी हो गया। ठीक है, ऐसे ऊपर हम फिर कोस्टक सी आ जाते हैं। तो जो मेरीटाइम सिल्क रोड है वो यहाँ से शुरू होगा, ये होते हुए आ रहा है। अगर इसको थोड़ा हटा दें, ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल, ये होते हुए, ठीक है, फिर ये यहाँ से घुसेगा। इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पर्शियन, ये रेड सी। रेड सी में जाएगा तो मेडिटेरियन सी है यहाँ पे आपका, ये ऐसे मेडिटेरियन है, तो मेडिटेरियन में ऐसे, और फिर ऊपर जाता है तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, इटली। तो एथेंस तक जाएगा ये। तो ये मेरीटाइम सिल्क रोड है। और आपकी जो लैंड रूट है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, वो आपके ऐसे शुरू हो रहा है क्योंकि वो सड़क मार्ग है। तो एशिया, मंगोलिया, नीचे मंगोलिया के नीचे चाइना में चल ही रहे हैं हम, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। फिर आपका कैस्पियन सी के ऊपर से, और फिर ये जाएगा आपका ये इधर होता हुआ,
ईरान और फिर ऊपर इराक और फिर ये जाएगा यूरोप तक, यहीं आके मिलेगा ये भी। मतलब आपको अभी ऐसे समझना है। हाँ, कुछ पार्ट होगा, वो मैं मैप दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो ये इसका मकसद है एशिया को कनेक्ट करना है, एशिया और अफ्रीका और आप कह दो यूरोप तक। ठीक है, ये सब कॉन्टिनेंट कनेक्ट करने हैं थ्रू मैरीटाइम सिल्क रोड एंड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। तो आप देख रहे हो कि ये क्या करा है इसने, और यहाँ पे आपका इंडिया आप मान लो, ये आपका इस तरह से, ऐसे हम मान लेते हैं अभी इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर से जा रहा है, यहाँ पे ये सीपे के कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, और यहाँ पर एक है हमारा, ये आप समझ लो ये बांग्लादेश आ गया, ऐसे इमेजिन करो, और ये है आपका म्यांमार, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री आ गई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, और ये म्यांमार आ रहा है। तो म्यांमार का कुछ हिस्सा इधर भी आ रहा है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बीआरआई का ही पार्ट है, ये है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना से चलेगा, यहाँ पे चाइना है, ये म्यांमार है, सीधा बे ऑफ बंगाल इंडिया के बगल में, और बांग्लादेश तो है ही वैसी मरी टाइम रूट। तो मरी टाइम में आप देख रहे हो सर्कल कर रहा है किसको, इंडिया को, इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये माला बना रहा है ऐसे। ठीक है, और ये ऊपर से भी घेर रखा है इंडिया को, कैसे लैंड बाउंड्री से, ये सी पे आ रहा है, यहाँ खुलेगा जाके पर्शियन गल्फ के नीचे, ग्वादार करके एक पोर्ट है वहां पर, GWADAR। ये भी चाइना ने डेवलप करा है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, इंडिया ने इससे बगल में डेवलप करा है छाबार, ये किसमें है, ईरान में। ठीक है, ये ग्वादार है, ये डेवलप करा तो यहाँ से भी घेर लिया। ठीक है, यहाँ से भी उसका एक बेस है जिबूती करके, फिर यहाँ पे आपका श्रीलंका का है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे माला बन जाएगी। तो ये है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो ये मैरीटाइम से आपको इनसर्कल कर रहा है किसको, इंडिया को। ठीक है, इंडिया ने इसके, आप कह सकते हैं ऑपोजिशन में, इंडिया ने कराया नेकलेस ऑफ डायमंड, नेकलेस ऑफ डायमंड करके एक बनाया है स्ट्रैटेजी, जिसका पार्ट है आप, जापान भी है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी लिखवा दूंगा उसमें। सो ये आपको इस तरह से चल रहा है मरी टाइम में। हम ये बताना चाह रहे हैं, तो मरी टाइम में भी डिस्प्यूट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आधिपत्य जमाना चाह रहा है चाइना इंडियन ओशन में, ये पूरा इंडियन ओशन चल रहा है। यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन चल रहा है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, तभी इंडिया, सारे ही है वो पूरा इंडिया पैसिफिक, ये साउथ ईस्ट एशिया आ गया ना, तो पैसिफिक में ही तो है सुमात्रा, और ये आपका बे ऑफ बंगाल आ गया। तभी इंडिया ने क्वाड जो है, क्वाड चाइना को क्या लगता है कि वो एंटी चाइना है। इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन है ना, तो इंडियन ओशन में तो बाय डिफॉल्ट ही हो गया वो। हम यही तक मान रहे हैं ना उसको, हम वो ऐसे तो उसका कोई लिमिट वो नहीं है, तो है तो ये तो ईस्टर्न है, तो यहाँ भी तो है ही चाइना, इंडियन ओशन। हाँ, नहीं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं इसके थ्रू, क्वाड का तो टारगेट इस समय ये है कि चाइना को, एंटी चाइना 2017 से उसका मकसद ये है कि चाइना की राइज को रोकना है हमें। चाइना कहता है वहाँ पीसफुल राइज है, तो हमें उसकी राइज को रोकना है। तो चाइना उसको एंटी नेटो भी बोलता है, या एंटी चाइना है ये ग्रुपिंग। ठीक है, या एंटी नेटो है। तो वो उसका एक्सटेंड नहीं है, वो चाइना को यहाँ भी ऑब्वियसली बात है रोकेगा ही, यहाँ भी रोकेगा ही। ऑब्वियसली बात है, एक एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर आ रहा है जापान के साथ, नाम से एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इंडिया उसका पार्ट है, वो भी यहीं से जा रहा है, अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो जापान इधर है, जापान से शुरू होगा, सब इधर होते हुए भी इधर जाएगा। तो वो चला रहे हैं, काउंटर चल रहा है, तुम ये कर रहे हो तो हम ये कर रहे हैं। अब वो सब चाइना का ही टारगेट है इस समय, क्योंकि चाइना ने साउथ चाइना सी में भी बहुत ज्यादा हलचल मचा रखी है ना। तो आपको पता है साउथ चाइना सी में भी क्वाड, कुछ जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वो यूएस के बहुत करीब है, लेकिन वहां भी डायलेमा है, कुछ यूएस के साथ है कुछ चाइना के साथ है। तो उन्हें समझ नहीं आता कि चाइना, फिलीपींस यूएस का बहुत खास है, लेकिन अभी फिलीपींस के जहाज ने चाइना को टक्कर मार दी, चाइना के जहाज को पिछले हफ्ते, तो वो साथ में आ गए। कौन, यूएस और फिलीपींस साथ में अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेशंस हैं जो चाइना के साथ है साउथ ईस्ट एशियन में। तो ये गुटबाजी चलती रहती है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि स्टेट लाइन नहीं है। आप समझ रहे हो ना, तो आपको ये चेंज होता रहता है, लेकिन प्रेजेंट में जो आप कॉड बोलोगे वो एंटी चाइना ही है। चाइना उसको इस तरह से देखा है, और चाइना भले ही मोदी जी कहते हैं इट इज नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर नेशन, वो कहते हैं सागर है ये, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया रीजन। देखना तो आपको यही है कि मोदी तो सागर कहता है, लेकिन वो चाइना की ग्रुपिंग है। ट्रम्प भी ऐसा में जब आया था, और आज भी चाइना डेमोक्रेटिक कंट्रीज का समूह है ना, चाइना को टारगेट कर रहा है इस समय।
वो आपको लिखना ही पड़ेगा और व्यू के साथ लिखना पड़ेगा, जैसे कि एंटी चाइना ऐसा बताया जाता है, लेकिन इंडिया कह रहा है कि सागर, कि हमारा मकसद किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करना नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं समुद्री उस पर। ठीक है, तो मेन आपको समझ आना चाहिए क्या मासाल क्या चल रहा है, डिस्प्यूट है या बाउंड्रीज का, मत मैरीटाइम और, तो बाउंड्री डिस्प्यूट आपका बहुत बड़ा है, लैंड और मैरीटाइम। ठीक है, ये आपको इसमें यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट है हिस्ट्री का, एक एस्पेक्ट है ज्योग्राफी का, नेक्स्ट एस्पेक्ट है इकोनॉमी। तो आपको पता है कि इंडिया इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन चाइना। जो हमारी पैरासीटामोल में भी बन रहा है, या जो भी हमारी दवाइयाँ आ रही है जेनरिक ड्रग्स, उसमें 70% जो रॉ मटेरियल है वो सब चाइना से आ रहा है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट। तो जो आपका आत्मनिर्भर भारत भी था, जो आपने टिकटॉक बैन करा था, आपने कहा था हम चाइना से कोई गुड नहीं लेंगे, वो सब फर्जी है। ठीक है, क्योंकि चाइना ने अभी के बजट में इंडिया ने बोल दिया है कि चाइना को हम अलाउ करेंगे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, और वो रोजगार देंगी लोगों को। तो ऐसे बुरे दिन आ गए कि हमें चाइना को, इंडस्ट्रीज को यहाँ बुलाना पड़ रहा है कि आओ और इंडस्ट्री सेटअप करो और लोगों को रोजगार दो। लेकिन रोजगार भी चाइना वाले तभी उठाएंगे जब स्किल होगा, स्किल ही नहीं है इंडिया वालों के पास। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गया, तो चाइना पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है ना, जो आपका इम्पोर्ट ट्रेड डेफिसिट जिसे हम बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट, ये इकोनॉमी में आपको लिखना पड़ेगा। ट्रेड डेफिसिट हमारी चाइना के साथ हाईएस्ट है, ट्रेड डेफिसिट। ये आज की तारीख में डॉलर कुछ 83 बिलियन प्लस चली गई है। 2019 में कुछ डॉलर 53 बिलियन थी। अब आप समझ लो, ट्रेड डेफिसिट मतलब इंपोर्ट्स आर वेरी हाई देन एक्सपोर्ट्स। इंडस्ट्री में नॉलेज स्किल्स के ज्यादा जरूरी पड़ती है, फिर डेक्सटेरिटी स्किल। हाँ, इंडस्ट्री में नॉलेज स्किल्स के ज्यादा जरूरी है या फिर डेक्सटेरिटी स्किल? दोनों ही चाहिए। बस स्किल तो आपको चाहिए अब चाहिए, अब तो ऑटोमेशन का जमाना आ गया, डेक्सटेरिटी का क्या करोगे, चार डालोगे। चाइना के पास ऑटोमेशन बहुत आगे है ना, वो लोग नॉलेज से तो वैसे ही डिस्प्लेस हो जाएगा मामला। सेक्टर जो है उसमें ना डेक्सटेरिटी यूज करता है, इतनी सारी कोई प्रोडक्ट्स देख लो, मतलब कोई घर का सामान चिपकाने वाला हैंडल में मंगा रहे हो, वो मशीन तो बनाती नहीं है, बहुत सारे डेक्सटेरिटी वाले वर्कर्स बनाते हैं ऐसे हाँ, तो इंक्रीज। इंडिया में तो स्किल ही नहीं है ना, बनाएंगे, सिखाना पड़ेगा पहले। अब सिखाने में खर्चा कौन करेगा आके, या तो रेडीमेड हो पहले से बनाए हुए, सीखेंगे पहले तब करेंगे, इतना टाइम किसके पास, वो किसी को, इतना पेन कौन सी इंडस्ट्री लगी, कह दिया है बजट में कि हम लगाएंगे, लेकिन मुझे तो मतलब मुश्किल लग रहा है। और गुड्डे का लेकिन आपको हाँ, तभी तो इंडस्ट्री क्यों आएगी फिर, जब उसे इतने इतना ही उसको रेड टेप लगेगा कि अभी सिखाना है, लैंड एक्विजिशन इश्यूज हैं। ये कहना आसान होता है, वही तो कह रहा हूँ, इसमें लिटरल मीनिंग में नहीं जाना है कि आज उन्होंने बोला तो हो जाएगा, हाँ ये करा देंगे। स्किल के लिए पूरा परफॉर्मा स्टैंडर्ड एसओपीस फॉलो करने पड़ते हैं कितने, वो क्यों लेगा कोई इतना पेन, वो वहां जाना पसंद करेगा जहाँ पहले से अच्छा है मामला। जैसे उनके बीच में किसमें निकाल। प्रॉब्लम में वे फॉरवर्ड नहीं लिखते कभी भी, वे फॉरवर्ड में कहीं प्रॉब्लम नहीं आता, उसमें आप सोल्यूशन देते हो फ्यूचरिस्टिक। अगर चाइना कर रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि बजट में हमने बोला है चाइना आके लगाओ या इंडस्ट्री रोजगार मिलेगा, लिख के आओ बस उसको। उसको आपको ज्यादा फिर उससे डिटेलिंग नहीं करनी है कि यहाँ तो स्किल ही नहीं है, कहाँ से होगा, ऐसे नहीं लिखते। बस आपको सिर्फ लिखना है आप अच्छा रिलेशन वे फॉरवर्ड कि हाँ इन बजट में इंडिया हैज अनाउंस दैट चाइना चाइनीज इंडस्ट्रीज शुड कम, कैन मतलब चाइना इंडस्ट्रीज टू सेट अप देयर प्लांट्स इन इंडिया टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, खत्म मामला। और उसके हम क्यों उसकी उधार करें या उसमें उसकी धुलाई करें, वो देखा जाएगा, हमारा काम, हमारा ठेका थोड़ी है वो करना। हमारा ठेका है बस पॉजिटिव लिख के आना। ठीक है, आपको नेगेटिव नहीं लिखना है कभी भी, प्रॉब्लम्स नहीं लिखते कभी भी नेगेटिव वे फॉरवर्ड में। ना आप सोल्यूशन दे देते तो नेगेटिव बात नहीं करते, अगर नेगेटिव ही हो तो आप क्या चलाओगे सर्च जिला। हाँ, तो हमेशा नेगेटिव ढूंढते फिरोगे, अरे ये तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हाँ तो ऐसा ही है। आप समझ रहे हो ना, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है, आपको चाहे ना ही करो, आपको करना जाना है, उसमें होना ना होना ये समय बताता है। तो ट्रेड डेफिसिट आपको ध्यान रखना है, इसमें डाटा आपको सब लिखना है, डाटा ही लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ट्रेड का कितना डाटा, एक्सपोर्ट कितना चल रहा है, इंपोर्ट कितना चल रहा है, भले आप 2 साल पुराना लिखो, लेकिन ऑथेंटिक डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू हैव टू कोट अ ऑथेंटिक डाटा। इकोनॉमी का जहां बात आता है आपको डाटा लिखना पड़ेगा, ट्रेड डेफिसिट चाइना के रिस्पेक्ट में आप लिखो, इंपोर्ट करते हैं एपीआई जैसे मैंने बताया 70%, ये आज भी फिगर वही है। तो इंडिया जो फार्मेसी कैपिटल बना है ऑफ द वर्ल्ड में, उसमें चाइना का योगदान बहुत है इंडिया को फार्मेसी कैपिटल बनाने का। ऐसे ही नहीं बन गया बस कि बोल उसमें कि हाँ, तो आज भी इंडिया के पास रॉ मटेरियल नहीं है, अगर चाइना बचाए तो रॉ मटेरियल बंद कर दे तो मर जाएंगे यहाँ के लोग, हेल्थ क्राइसिस हो जाएगा, इतना हम चाइना पर निर्भर है।
रॉ मटेरियल एपीआई, हाँ, जो उसमें डलते हैं, दवाइयों की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, तो ये बड़ा दिक्कत है। ठीक है, यहाँ इंडिया के पास अभी आई नहीं वो कैपेबिलिटी। रॉ मटेरियल और भी तो चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कितने आप कर रहे हो मेड इन चाइना। हाँ, हाँ, रॉ मटेरियल बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, नाम से बचा रहा है, इंग्रेडिएंट जो आप दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं मिलेगा तो दवाई बनेगी कैसे, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो इकोनॉमी का तो ये एस्पेक्ट है, इकोनॉमी में बहुत सारे और इनिशिएटिव्स चलाए हैं। ठीक है, वो जब हम उसमें लिखेंगे तब देख लेंगे। नेक्स्ट आपका है जैसे सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है, सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में क्या समझ रहे हैं आप, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कह सकते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा है चाइना से। आप कह सकते हो सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी का इशू, हैकिंग का इशू, ये हो गया आपका टेक्नोलॉजी लेवल पर। फिर दूसरा लेवल हो गया आपका बाउंड्री इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, वो उसमें आ जाएगा सर, टेक्नोलॉजी वगैरह में। और क्या हो सकता है, हैकिंग हो गया आपका, रैंसमवेयर्स हो गए। ठीक है, और इसमें तो आप काफी सारा लिख सकते हैं। और ये, अब सिक्योरिटी में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये टेक्नोलॉजिकल लेवल्स पर क्या है। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। बॉर्डर लेवल पे है कुछ इशू। कि वहाँ के लोग या फिर वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एक ग्राजुएट पर्सपेक्टिव में इंडिया को देखेगा, डिमिनिश करता है। कौन सी पॉपुलेशन, कौन, जैसे अभी रिसेंटली लास्ट 6 महीने 7 महीने पहले चाइना की स्टेट शिनजियांग प्रोविंस है, उन्होंने वहाँ के ये ट्रैफिक जो था उन्होंने रिकॉर्ड बहुत रेसेस था टुवर्ड्स इंडिया। तो एक तरह से उसे ग्लोबल इमेज भी मिली और स्टीरियोटाइप जो बहुत लेकिन ये कोई पॉइंट नहीं है, तो नॉमिनल, ये तो बस उन्होंने ऐसी मेलिग्न कर दिया। अब इसमें हम लिंक कैसे करेंगे सॉफ्ट पावर को, डायस्पोरा को कैसे लिंक करेंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट कैसे लिंक करेंगे इसको। ये सब छोटे मोटे पॉइंट नहीं लगता आपको, इतना स्कोप नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, ये सब पॉइंट छोड़ दो। ये हमारी भी आती तैयारी करना रही, ये भी लिख लेंगे जाके, क्योंकि अग्रेंडाइज करना चाहते हैं हमें मटेरियल। अब कुछ नहीं लिख सकते आप नौकरी वालों से पूछो तो वो मटेरियल पढ़ना चाहते हैं रेडीमेड बस मिल रहा हो, बस तुरंत बस लटो उसको, उगल दो जाके। अब वो जमाने चलेगा कि आप नोट पॉइंट कट कर, एक पॉइंट के लिए कितना आप पढ़ोगे, आपको लिखना है 250 वर्ड में। और ये पीसीएस वीसीएस में तो और राड़ा है, यहाँ तो 50 वर्ड में लिखना होता है, 100 वर्ड में लिखना होता है। और 150 वर्ड यहाँ तो खत्म ही, यार 250 आता ही नहीं कभी। यहाँ 150 भी नहीं आता, 150 आ गया सॉरी, यहाँ तो 200 भी नहीं आता। अब ये वर्ड में लिखना है आपको, ये आप समझ रहे हैं, इस वॉज वर्ब भी नहीं लगाना होता। ऐसे ऐसे नोट्स आ रहे हैं जैसे कीवर्ड में बातें कर रहे हैं, जो मतलब मैं भी देख रहा हूँ, तो मैं भी हुआ यार रेडीमेड मिल रहा है तो कीवर्ड बस। वो बोलता है अच्छा, वे फॉरवर्ड इनोवेशन, बस खत्म। इनोवेशन डैश करता है, इज आर वॉर कुछ नहीं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खत्म, फोर्थ एंड फिफ्थ, यही हो गया, उसका पॉइंट बन गया, खत्म। यहाँ पे 4 वर्ड तो कंज्यूम हो गए, बचे कितने, 146 वर्ड लिखने हैं आपको। आप समझ रहे हैं मजे की आप। वो होता था पहले, मैंने भी बहुत बनाया, फर्रे बनाया। और ठीक है, जब मेरा फिर एक अटेम्प्ट है, मैंने फर्रों की गोटियां बना बना के उनको जलाया, फेंका, कट्टे भर भर के फेंके उसके रद्दी के। मैं मजा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना हो गया था, एक समय में 6 न्यूज़पेपर ही पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड सब आते थे मेरे पास, हिंदू। इनसिक्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, कुछ नहीं मिलता उससे। जो एक नंबर से इसका प्री पास हो रहा है वो भी जा रहा है, वो सबका अलग अलग है, जो पढ़ता होगा उसका होता होगा। लेकिन मेजोरिटी का तो ये नहीं होता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं साफ कह रहा हूँ। लेकिन जब आप सोच रहे हो कि आप, आजकल तो लोग ऐसे पढ़ के निकल जाते हैं, विजन का और मटेरियल आ रहे हैं इतने। तो मतलब आपको कीवर्ड से फोकस करना है, समझना, और कीवर्ड्स पे सिर्फ बस। वो जमाने चले गए, यार वॉच वर्ड भी नहीं लगा रहे बच्चे आजकल आंसर राइटिंग लिखने में, क्योंकि वो इतना लिखेंगे वर्ड ही कंज्यूम हो जाएगा। कार में लग रहा है देयर इज, अब मैं लिखूं वी नीड टू फोकस ऑन इनोवेशन विच शुड बी इन ग्रीन रेवोल्यूशन, वी नीड टू फोकस, कितने वर्ड फालतू के चलेगा इसमें। और वही बचा के मैं इसमें 4 पॉइंट नहीं लिखूंगा वो वर्ड के साथ, वो 3 पॉइंट, 2 तो ऐड कर ही दूंगा मतलब। तो आपको वैरायटी चाहिए, अगर आप 8 नंबर का क्वेश्चन लिख के आए तो 8 पॉइंट होने चाहिए आज की तारीख पे, ये नहीं कि एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो अब यूनिवर्सल फैक्ट है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। पीसीएस में भी जा रहे हो, नंबर स्कोप नहीं है लिखने का। अब हम एक सवाल देखें कि उन्होंने जी मेलिंग कर रहे थे, वो कौन पढ़ रहा है, एग्जामिनर को नहीं पता होगा क्या लिख रहा है। और हमेशा अगर हम ये सोचेंगे और एग्जामिनर खुश हो जाएगा, उसमें और डाउट रहता है, क्यों, बहुत ज्यादा चीज लिखनी चाहिए। आपने सुना होगा वो लोग कुछ ऐसे लिख के आते हैं जो सोचते हैं वो ये लिखता हूँ ऐसे, तो सभी लिख रहे होंगे क्या लिखना है ये, क्योंकि हम ईगो पे ले लेते हैं, इस ऐसे को क्या लिखना है, तो सभी लिख रहे होंगे। अबे उसी को लिख के आ जो सभी लिख रहे हैं, लेकिन उसको तुम अच्छा लिख के आ जाओ, तो तुम्हारी इतनी औकात है तो। और जो आप लगे सोच रहे हो मैं ले लूं ऑकवर्ड वियर्ड टॉपिक, इस पे लिखता हूँ, लग रहा है वो कचरा बन गया, वहां लिखा ही नहीं जा रहा, उसका कंटेंट ही नहीं मिला वियर्ड के चक्कर में। क्यों, क्योंकि आपने परसेप्शन बना लिया एक पहले ही, एग्जामिनर को तो ये क्यों, क्या पता वो अच्छा 10 नहीं, 10 के 10 नहीं वो लिखा हो, लेकिन
4 ने ऐसा भयंकर लिखा होगा, उन्हें मिले, बाकी 6 ने नहीं लिखा हो। तो नेवर गो ऑन परसेप्शन, ये बड़ा चक्कर है इंडिया में। और ना जाए कंटेंट ये 4, वो आप 10 पॉइंट वही जो आप 5 पॉइंट ही अच्छे से लिखा वही नहीं आप प्रोड्यूस कर पाओगे। अगर मैं आज बोल दूं आपको 4 पॉइंट रट के आना, कल आप उसमें 2 लिख दो, वही बहुत है। ये आपकी साइकोलॉजी है हमारी, ठीक है ना। हमें लगता है जो ज्यादा मटेरियल दे रहा हो, ज्यादा बोल बच्चा वो कर रहा है, ये मटेरियल बड़ा सुंदर अच्छा है, वो तो और गर्त में डाल रहा है आपको। आप जितना प्रिसाइज करेंगे, स्कोप नहीं है ना, आपको रिवाइज भी करना है, इतना सब चीजें करना है। कैसे हाउ हाउ इट इज पॉसिबल, बहुत फ्लॉड स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखें। तो सिक्योरिटी में टेक भी आता है, ऐसे बॉर्डर पे भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं। टेक में आपके बहुत सारे आ जाएंगे फिर, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का मेन आप कह सकते हैं, क्योंकि चाइना के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, काफी ज्यादा है। तो आपको थीम बेस्ड काम करना है आज की, हमेशा ध्यान रखें। जैसे मैंने बताया ना, बाउंड्री डिस्प्यूट में हमसे लैंड लिख के आ जाते हैं, मेरीटाइम में भी है आज की तारीख में। मेरीटाइम में अगर है तो बन सकता है कल को बे ऑफ बंगाल में, तो आपको थीम बनाने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं, थीम बेस्ड आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो आप नोट भी अब आज के बना रहे हैं वो भी अब आउटडेटेड जमाना होगा नोट बनाने का। आजकल मार्केट में भी ऐसे नोट्स आ रहे हैं जो कीवर्ड में ही दे रहे हैं आपको चीजें बैठ के, वो डायरेक्ट वो दे रहे हैं और आप बना रहे हो फर्रे बैठ बैठ के, वो भी टाइम अब मैं देख रहा हूँ वो आउटडेटेड हो गया है। कुछ बना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि जो आप खुद हाथ से लिखते हो आपको याद भी रहता है, वो उसका एक प्लस पॉइंट भी रहता है। लेकिन जिसको अगर मेमोरी इसकी शार्प और रट्टा जिसका तगड़ा है, अगर वो पढ़ के सीधा रट्टा लगा के वही उगल दे, तो वही उसका मटेरियल, वही उसमें क्या मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो बार बार। और जब आप एक एक पॉइंट के लिए जाओगे, ये स्टैंडर्ड हम तभी आपको बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड है, जो आपको समझ भी आ जाए, मिल भी जाए, और आपको थीम वाइज लिखना है। तभी हमारा फोकस ज्यादा रहता है कि लिखना कैसे है भाई, क्या है, क्योंकि मटेरियल तो आपको, आप मैं लिखवाऊंगा इंडिया चाइना, आप भी 4 जगह मुंह मारोगे जाके अभी इसके बाद भी, ठीक है। नेट पे इंडिया चाइना से तो नहीं छोड़ दिया होगा, कहोगे ये छूट गया। अब जो लिखा है 10 में से 8 वो तो याद कर लो पहले, वो ही नहीं लिख पाओगे। और समझो हर जगह सेम मिलेगा आपको, नो मटेरियल इज, सब एक ही लिखते हैं, वो सिर्फ वर्डिंग का फर्क रहता है। उसका चौथा पॉइंट आपका दूसरे का 8वां होगा, उसका 8वां दूसरे का, वो उसका 5वां होगा। ये फर्क रहता है, ये आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो टेक्नोलॉजी हो गया, बॉर्डर हो गया, ये आपको ऐसे बताना सिक्योरिटी में, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन का भी इश्यूज है, चाइना फंड बहुत करता है नॉर्थ ईस्ट में, आप कह सकते हो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, तो ये हम कह सकते हैं इंसर्जेंसीज फॉर मिस्चीवियस एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिक्योरिटी में। फिर नेक्स्ट होता है आपका सॉफ्ट पावर में आता है कल्चर। कल्चर की अगर हम बात करें, कल्चर हो गया जैसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो गया। मैंने आपसे पहले बताया हर रिलेशन में आप यही बात करेंगे। जैसे कल्चर में हो गया आपका, कल्चर में क्या है यहाँ पे, आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा प्रमोशन है कहाँ पे, चाइना में। यहाँ पे फाजियान आया था 5th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में हुएन आया था, 7th सेंचुरी में आई सिंह आया था। ये सब यहाँ से स्क्रिप्चर लेके गए, नालंदा में पढ़े थे कौन, हुएन। तो आपको सीधा ऐसे लिखना है, हुएन, स्पेलिंग थोड़ी वो हो सकती है, हुएन, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा ऐसे लिखते हैं एग्जाम में, टुक स्क्रिप्चर्स टू चाइना, बस खत्म, ये बन गया सेंटेंस, टू स्क्रिप्चर्स टू चाइना। तभी वहां पे बुद्धिज्म का प्रमोशन हो रहा है। कोई नहीं मार्क्स काट सकता, पीसीएस वाला एक बार को मतलब उसमें मैं नहीं कह सकता, यूपीएससी में तो काट ही नहीं सकता। ये करना पड़ेगा। अब आप सोचो यहाँ पे अपने आप खुद सेंसिबल लो, आज इंसान अगर आप ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट, किसमें आप, अच्छा कंप्यूटर साइंस में, हाँ। तो वहाँ कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है ना कीवर्ड वाली भी, कोई आज वो जमाना आ गया है। आप यहाँ पे कितने वर्ड बचाए आपने, आप खुद बताओ, आप क्या लिखते हैं, अगर लिखते हैं पूरा सेंटेंस कितने, मतलब आप क्या लिखते हैं, सेंटेंस बनाओ इसको मिला के। वो आता था ना पहले, मेक अ फॉर्म सेंटेंस, छोटी क्लासों में बनाओ जरा, क्या। हाँ हाँ, तो उन्होंने लिखा चाइनीज पिलग्रिम, या चाइना लिख दिया मैंने, चाइना पिलग्रिम केम इन 5th सेंचुरी। अब सुनो, केम इन 5th सेंचुरी एंड केम इन 5th सेंचुरी, आपने बोला टू नालंदा यूनिवर्सिटी, हाँ, एंड विजिटेड, चलो हाँ और आ गया, एंड विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी, और टू, इसे हटा दो, चाइनीज पिलग्रिम केम इन 5th सेंचुरी टू नालंदा यूनिवर्सिटी, हाँ हुएनसांग केम इन 5th सेंचुरी, फिर केम इन 5th सेंचुरी टू एंड विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी, या टू नालंदा यूनिवर्सिटी टू स्टडी बुद्धिज्म, हाँ। फिर अब तो फुल स्टॉप, हाँ।
ही टुक स्क्रिप्चर्स टू चाइना, इतना ही देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये लिखा आपने। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कितने वर्ड चलेगा इसमें, 1 2 3, इन छोड़ देते हैं, छोटा होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड। और हमने यहाँ क्या दिखाया, 1 2 3 4 5, और 5 और 11, ऐसे आप सोचो हर सेंटेंस में करोगे। सपोज आपने 5 पॉइंट में भी ऐसा कर दिया, या 4 पॉइंट में कर, 3 ही पॉइंट में कर दिया, 50 वर्ड तो वहीं खत्म हो गए आपके। बाकी 100 में क्या खेल लोगे आप। और आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है, कंक्लूजन, बॉडी भी लिखनी है, कंक्लूजन भी लिखना है, और इतना बॉडी के पॉइंट्स बता रहे हो, बॉडी में ही आपने 50 वर्ड खा गए आप, वो भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट में। और कहाँ लिखने थे हमें, 6 से 7 पॉइंट। ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ये बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूँ क्या। फिगर बना दिया तो और किसकी फिगर बनाएगा भाई। फ्लो सारे फिगर कर फ्लो चार्ट बना दिया हाँ, कैसे बनाओगे फ्लो चार्ट। साल से इंडिया की फ्लो चार्ट हो गया टेबल बना दिया कि बिल्कुल करके यूनिवर्सिटी के जो और इन्फ्लुएंस हाँ, वो वैसे बना सकते हो आप, वो भी एक ही तो लिखोगे ना, ये थोड़ी दो लिखोगे, बात तो वही कहना चाह रहे हो। आप सोचो मैं इंप्रेस कर दूं, फाजियान भी लिख दूं, आई टीचिंग भी लिख दूं, फलाना। आप फिर क्या कर रहे हो, बूस्ट कर रहे हो। से मार्क्स वही मैं कह रहा हूँ आपसे, या तो ऐसे कर लो, बस आपने बनाया, इधर लिख दिया पिलग्रिम, इधर इन्फ्लुएंस, और यहाँ ह्यून सांग का नाम लिखा, इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म टू चाइना, ऐसे भी कर लो। ये भी कर सकते हो। तो वही मैं कह रहा ना यार, तभी शॉर्ट पे जाना पड़ रहा है ना आपको। क्यों जाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको लिखना ज्यादा डायमेंशन है। अब समझ रहे हो, नंबर तभी तो मिलेंगे। टेबल में वर्ड नहीं कंज्यूम हो रहे हैं, वो आप जैसे भी दिखाओ। आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको से लाइव एग्जांपल दिखा, 50 वर्ड तो एंड चले हो गए। आपको इंट्रोडक्शन लिख हो गया 20 वर्ड का एंड। क्यों मार्क करना हमें फिगर, हमने सीधे पर टेबल बना दिया, फिगर जब मैप बनाएंगे तब हम फिगर मार्क करेंगे उसको। फ्लो चार्ट में भी आपको मार्क नहीं करना है, क्या लिखोगा, फिगर 1 2, वो मैप में मार्क करते हैं। फ्लो चार्ट में कोई जरूरत नहीं पड़ती है ऐसी। तो मैं मतलब ये एग्जांपल बताऊँ कल्चर का, तो कल्चर में ऐसे आ सकता है, हाउ बुद्धिज्म सपोज आ गया, 5 10 मार्कर में, हाउ बुद्धिज्म प्लेड व्हाट बुद्धिज्म प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सीमेंटिंग द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सपोज ऐसे डिस्कस या कमेंट 4 नंबर में, तो ऐसे में फिर आप ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म का आपका और भी है इसमें, पांड्या, ये पल्लवा डायनेस्टी का जो आपको याद होगा, चेन्नई कनेक्ट हुआ था, पल्लवा डायनेस्टी महाबलीपुरम, वहां भी चाइना और इंडिया का कनेक्ट था कल्चरल लेवल पर। ठीक है ना, वुहान स्पिरिट के बाद 2019 की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी है, आज भी उसकी बात होती है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, जैसे यहाँ पे आईटी फर्म्स हैं कुछ वहाँ, जो इंडियंस काम कर रहे हैं, कहाँ पे, चाइना में, तो ये कह सकते हैं हम। तो ये होता है आपका चाइना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इसे बोलते हैं सॉफ्ट पावर। फिर आप बॉलीवुड का ले सकते हो, दंगल मूवी का एग्जांपल। दंगल मूवी में हाईएस्ट कमाई करी थी वर्ल्ड में चाइना में, जो आमिर खान वाली आई थी। तो आपको लिखना पड़ेगा कि दंगल मूवी मैक्सिमम प्रॉफिट इन चाइना, खत्म बस। तो हमने बता दिया, क्योंकि सॉफ्ट पावर की बहुत सारे डायमेंशन है। सॉफ्ट पावर के डायमेंशन है ना, सॉफ्ट पावर का एक डायमेंशन है कल्चर, तो कल्चर में ही आ गया उससे आपका बुद्धिज्म, बॉलीवुड। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर आपका पीपल टू पीपल कनेक्ट भी कल्चर सॉफ्ट पावर का ही काम है। या तो ऐसे सॉफ्ट पावर में थीम ला के कर लो, या आप इसको भी अलग अलग से एड्रेस कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, हाउ यू एड्रेस। तो जब तक आप इस लेवल पे नहीं सोचोगे, आप आंसर बना ही नहीं सकते अच्छा। यू कैन नॉट राइट, और इसके लिए आपको फिर पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं। तो ये है आपका, तो चाइना का ये हो गया। और चाइना का डायमेंशन तो मुझे लगता नहीं कोई बचा है। ठीक है, चाइना पीपल टू पीपल, टेक्नोलॉजी हो गया, ये टेक्नोलॉजी ही हम शेयर करते हैं, इसमें आगे आपका सिक्योरिटी में, या आप कह सकते हो साइंस एंड टेक में तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, या चाइना की टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में। तो ये सब है आपका इंडिया से। वो है आपका इंडिया, ये है आपका इंडिया चाइना। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो आप। ठीक है, आप लिखो फटाफट। तो फर्स्ट लिखो व्यू ऑफ जयशंकर, एस जयशंकर, स्टार्टिंग में। व्यू ऑफ एस जयशंकर। आपका पीसीएस का एग्जाम है, मेंस है आपका इस बार, प्री का तो आ गया आपका, पहले दिया आपने। व्यू ऑफ एस जयशंकर, इट विल बी डिफिकल्ट, आपका भी एग्जाम पे मेंस है। इट वुड बी डिफिकल्ट, इट वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज द गोल ऑफ, इट वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज द गोल ऑफ एशियन सेंचुरी,
इट इज डिफिकल्ट टू रियलाइज द गोल ऑफ एशियन सेंचुरी। एशियन, हाँ, ASIAN। एशियन सेंचुरी। ठीक है, हम बोलते हैं ना एशियन सेंचुरी तभी होगी जब ड्रैगन और एलिफेंट डांस करेंगे। तो इंडिया का जो एलिफेंट बोलते हैं वहाँ का ड्रैगन है, आपने सुना होगा। ठीक है, ये भी बहुत बार कहा जाता है, या ड्रैगन और एलिफेंट को साथ आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कहा जाता है। टू रियलाइज द गोल ऑफ एशियन सेंचुरी, इफ द टू कंट्रीज if the two countries did not join hands, if the two countries did not join hands, did not join hands, रिलेशन दो कंट्री के फॉरेन रिलेशंस इम्पैक्ट करता है। वो तो हम लिख सकते हैं। फॉरेन तो नहीं, वो ग्रुपिंग्स होती है अगेंस्ट किस में, जैसे इंडिया क्वाड लिख लेंगे, वो बता देंगे। नेक्स्ट लिखो, शशि थरूर क्या कह रहे हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी लिखो। व्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी लिखो। इंडिया एंड चाइना, इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस आर अ जर्नी फ्रॉम, इंडिया चाइना रिलेशंस आर अ जर्नी फ्रॉम इंच टुवर्ड्स माइल्स, inch towards miles. India China relations are a journey from inch towards miles. Inch होता है ना, inch. Where inch is, where inch ऐसे कैपिटल में, inch is India China, inch is India China, while miles is MILES. Millennium of, millennium of exceptional synergy. While miles is millennium of exceptional synergy. Exceptional synergy. Miles is millennium of exceptional synergy. S से synergy, E से exceptional और MIL से millennium। ये आप कहीं भी लिखाओ जाके, या क्वेश्चन के हिसाब से लिखना। आप दो हमने आपको बता दिया, तो ये एक शशि थरूर का भी लिख लो। शशि थरूर, चाइना इज इंडियाज चाइना इज इंडियाज लार्जेस्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंज। चाइना इज इंडियाज लार्जेस्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंज। चैलेंज। तो टाइमलाइन लिखो, एक फेजेस ऑफ साइनो इंडिया रिलेशनशिप। फर्स्ट लिखो सब हेडिंग, फेजेस ऑफ साइनो इंडिया रिलेशनशिप। फेज, PHASES, साइनो इंडिया, इंडिया चाइना के रिलेशन को साइनो इंडिया भी कहा जाता है। SINO, साइनो इंडिया। फर्स्ट फेज ऑफ कॉपरेशन एंड अर्ली एंगेजमेंट, फेज ऑफ कॉपरेशन एंड अर्ली एंगेजमेंट 1947 से 1954। फेज ऑफ कॉपरेशन एंड अर्ली एंगेजमेंट। ठीक है, तो यहां पर आपका आता है पंचशील अग्रीमेंट, पंचशील अग्रीमेंट ऑफ 1954, पंचशील अग्रीमेंट ऑफ 1954। ये कॉर्डियल रिलेशंस थे किसके बीच में, नेहरू और जाओ एनलाई थे उस समय, चाइना के प्रीमियर जाओ एनलाई और नेहरू इस फेज में। तो कॉर्डियल रिलेशन था। जाओ एनलाई और नेहरू के बीच का कॉर्डियल। नेक्स्ट फेज लिखो, सेकंड बॉर्डर वॉर, बॉर्डर का वॉर हो गया था। ये हम इंपॉर्टेंट फेज लिख रहे हैं बस। बॉर्डर वॉर कब का था, 1962 का। बॉर्डर वॉर 1962, 1962। इसमें लिखो बॉर्डर इश्यूज एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स।
border issues and territorial disputes. तो चीज परस्पेक्टिव से हमें मेरे टेरिटोरियल डिस्प्यूट के अंदर नहीं आते और ऑप्शन ऑप्शनल में भी नहीं पढ़ाते। ठीक है, आपको रिस्क टेकिंग वाला बनना पड़ेगा। आप सोचोगे हर चीज हो जाए, कभी नहीं एग्जाम निकलेगा। फिर तो आप पीएचडी करो सबसे बढ़िया बैठ के। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको कुछ मेंटल कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको इतना पढ़ के, या तो आप पढ़े हुए हो तो आपको एक सब्जेक्ट को दूसरे में यूज करना आना चाहिए। मतलब आपको ये करना पड़ेगा, वरना इतना सारा आप कभी नहीं कर पाओगे सिलेबस। साल भर भी दे देंगे तब भी नहीं पूरा होगा। तो पढ़ने के लिए इतना आप पढ़ते ही रहोगे हर समय। आपको दिखता ही रहेगा कि ये पढ़ लें, फलाना पढ़ लें। तो ये आप थोड़ा सा ये मैं आपको समझ रहे होगा क्यों ये मैं कहना चाह रहा हूँ। लिख भी आप ज्यादा पॉइंट, आपको डायमेंशंस कवर करनी है। आपको ये नहीं इंप्रेस करना है एक ही पॉइंट को समझा के अच्छे से कि और ये देख क्या समझा के आए। वो कहेगा मैंने तो 5 पॉइंट लिख के, आप कह रहे हैं मैंने 2 ही लिख पाए, उसे समझाने में चला गया टाइम। अबे हमें समझाने के, हमें पॉइंट क्यों पूछेगा पहले में टेरिटोरियल आता ही नहीं जब। वो इंटरव्यू जब आएगा तब सोचेंगे ना भाई। इंटरव्यू में वो नहीं पूछे, इंटरव्यू में ग्रेजुएशन पूछेंगे, बहुत तेज है इंटरव्यू वाले। उन्होंने आपका नॉलेज टेस्ट तो कर लिया प्री और मेंस में, अब उसमें क्यों घुसेगा फिर से जीएस में। पर्सनैलिटी भाई, वो कोर पूछ रहे हैं सबका, जितना का मैक्सिमम है पूछा, इसका ग्रेजुएशन जो है वो पूछ रहे हैं। अगर सीएस में कल को जाते हैं इंटरव्यू में, से सीएस से सवाल पूछा जाएगा। ये पूछेंगे सीएस का क्या योगदान कर सकते हैं, कैसे आप ये एल्गोरिथम्स का यूज करेंगे, जो भी उन्होंने पढ़ा होगा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में। समझ रहे हो ना, ऐसे आता है। आप क्या सोच रहे हैं, वो हलवा थोड़ी है, उन्होंने टेस्ट कर लिया आपको प्री और मेंस में। जबरदस्ती क्यों पूछेंगे फिर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब। करंट अफेयर एक बार को हाँ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट वॉर डी एस्केलेशन थर्ड फेज, 1963 1980s, 1963 से 1980s। आपने कहाँ से करा, एमटेक कहाँ से करा आप? और बीटेक का? पोस्ट वॉर डी एस्केलेशन, डी एक्सकेलेशन पहला पहला मेन है ना आपका ये। बाकी सब्जेक्ट आपने ज्वाइन कर लिया यहाँ पर। पोस्ट वॉर डी एस्केलेशन, पोस्ट वॉर डी एक्सकेलेशन, DESCALATION। और आपका क्या है, आपने किस में करा है? कहाँ से करा आपने? और बीएससी भी यहीं से है? आपका फर्स्ट है? आपके यहीं से तो है डीबीएस की, और रैंक 7 यक्षिता अरोड़ा यहीं की तो है डीबीएस की। ये सही कह रही है, डीबीएस की है वो। यहीं की है वो, राइट। फेज ऑफ डीबीएस की है ना मास्टर्स। पोस्ट फेज एस्केलेशन मुझे भी आधी पता चला। फेज ऑफ कोल्ड भी इसमें लिखो, एफर्ट्स टू नॉर्मलाइज रिलेशन, 1960 से 1980s। फेज ऑफ डी एस्केलेशन, तो डी एस्केलेट जब आप करते हो तो आप चाहते हो कि अब मामला ठंडा पड़े थोड़ा। फेज ऑफ एफर्ट्स टू नॉर्मलाइज रिलेशंस इन 1980s, इसी में लिखो रिलेशंस इन 1980s। बहुत मेहनत करनी है फिर आप दोनों को। तो पहले पढ़ा है आपने मेंस वगैरह का कुछ? बहुत पढ़ना है तो। टाइम का रटो बस, आंख बंद करके तोते की तरह रटते रहो बस, यही ऑल्टरनेटिव है। रट्टा मारना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो, बिना रट्टे के नहीं है एग्जाम। ये रट्टे वालों का ही पेपर है ये। मैं देखा जिसका रट्टा शानदार होता है, लड़कियां जो भी आ रही हैं, लड़के भी, रट्टा करना पड़ेगा बिना रट्टे। नहीं वो तो कर तो रहे हैं टॉप, लेकिन वो ये जिसका रट्टा तगड़ा होना चाहिए। लड़कियां भी आ रही हैं, उनको मिली नहीं है कैंडिडेट, उन्होंने 22 तो अध्याचन वापस भेज दिया इस वाले में। 296 का ही तो निकाला था तो सीट 324, और 22 उन्हें बोल रहे हैं कैंडिडेट ही नहीं मिले काबिल लोग। तो मतलब इतनी कम, मतलब पीछे से निकालना भी इजी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मतलब ये टफ भी है इजी भी है, दोनों केस है। जब मिल ही रहे तो उसका लिख ही नहीं रहे ढंग का जाके, तो उसका चांस अच्छा है यहाँ पर निकलने का। लेकिन लिखा जिसका अच्छा है उसका है कि नाम आ जाएगा लिस्ट में। मतलब ये है कि अगर इसने ढंग से लिख के आया तो उसका इंटरव्यू कॉल तो कहीं नहीं जानेगी। ये तो इतना तो मैं गारंटी के साथ, पेपर पूरा होना चाहिए और ठीक लिखा होना चाहिए, डिसेंट सा, जिसका नॉर्मल नॉलेज भी है, यूपीएससी का नहीं है, नॉर्मल
अगर वो थोड़ा सा आइडिया से भी लिख के आ रहा है तो उसे मिल जाएगा। यहाँ है इतना, पीसीएस में इतना एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं है ना ये ये अलग लेवल का टेस्ट है। तो भी यूपीएससी और पीसीएस में अफसरों की कहीं बनती नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में वो आपका बिल्कुल चेक कर एनालिटिकल तगड़ा थोड़ा ही नहीं पूरा ही। अब 4 नंबर में तो आपसे क्या पूछेगा, 10 नंबर में क्या पूछेगा, फैक्चुअली पूछेगा, कहाँ एनालाइज कहाँ करवा लेगा, वो तो 250 में करवाएगा ना, ये तो आप खुद समझदार हो, 15 नंबर में करवाएगा ना एनालाइज। वहां एनालाइज में पॉइंट ही निकलेगा पीसीएस वाले का, वहां वो उसके लिए ही है। तो यूपीएससी काफी स्टूडेंट नहीं देते पीसीएस का, उन्हें पता वो हो ही नहीं पाएगा उनसे कभी भी, क्योंकि वो फैक्ट पूछो वो फेंक देगा पलायन से। लिखना जरा 4 पॉइंट लिखना इसके पटाख से, वो आएंगे ही नहीं, पॉइंट याद, वो 2 नंबर उसी के लिए ही है। उन्हें को सर गिव टू फलाना टाइप्स, वो यार टाइप ही नहीं याद आ रही, तो क्या होता, नंबर गया आपका 0, क्योंकि 2 नंबर है, वो तो फैक्ट है वहां पे, तो वो तो मिले करा तो ओके, नहीं करा। मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम लोग बहुत बहुत ज्यादातर मतलब वो रहते हैं, यूपीएससी टारगेट रहता है, पीसीएस का भी रहता है, लोग ऐसे ना, अब ये नहीं कह सकते, मतलब आप समझ लो 60-40 कह लो। एक मैं बोलता हूँ ना, अगर यूपीएससी तैयारी की अच्छी, हाँ ओरिएंटेड ना, तो हाँ ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब आप रेशियो समझ लो 55-45, 60-40, कि 60% यूपीएससी दे रहे हैं, 40% नहीं दे रहे इधर, लेकिन कुछ 40% दे रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करता, तो ऑब्वियसली तो पढ़ रहा है इतना। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ फैक्ट का नंबर ज्यादा है, 2 नंबर का 4 नंबर का सवाल आया, उसने कहा 4 पॉइंट लिखो, अब वहां आपको आ ही नहीं रहा, आप एनालाइज के चक्कर में ये जो एनालाइज का कीड़ा होता है, ये वहीं पे निकलता होगा मेरे को कोई कहते याद करके मैं ही ना लिख पाऊँ। हाँ एनालाइज में मैं लिख दूंगा 4 पॉइंट, 5-6 पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि आपने इतना बड़ा 360 कुछ भी आप लिखा सकते हो, लिंक कर दो कुछ, मात्र लिंक का टाइम नहीं है ना, कैसे होगा, लिखो जल्दी। हाँ तो आपको वही रटो, फिर दो आप लोग रटो बस, राइट। हाँ तो फेज ऑफ ये कोल्ड पीस, इसमें लिखो 1980 सॉ 1980 सॉ अ थॉ इन रिलेशंस। थॉ मतलब होता है कि एक, हाँ डिसएस्केलेशन में 1980 सॉ थॉ इन रिलेशन, थॉ मतलब बर्फ पिघलने लग गई थी थोड़ा इस तरह से, विद इंडिया चाइना फोकसिंग ऑन, या फोकस ऑन इकोनॉमिक एंगेजमेंट बस, थॉ इन रिलेशन डैश फोकस ऑन इकोनॉमिक रिलेशन, बस फोकस ऑन, ये प्राय यार इतना तुम पढ़ोगे बहुत दिक्कत होगी। फोकस ऑन इकोनॉमिक एंगेजमेंट, आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत कष्टदायी होने वाले हैं, ये मैं बता सकता हूँ, मतलब वैसे कह रहा हूँ, जैसे कैंसर का जब स्टेज बढ़ती है तो कष्ट देता है ना बहुत, ये नेक्स्ट है, पता चलेगा भी, धीरे धीरे पता चलेगा। कभी कोचिंग तो आना बंद करोगे ना, फिर घर में बैठोगे, तब लगता है अब क्या हो, यहाँ तो आगे ही मन लग रहा है, अभी तो चीजों से भी झक हो रही है, हाँ कुछ भी बोलना, वहां फिर लगता है अब क्या करूं, अब तो साला ठप ठप है, अब तो यही है सामने, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, न्यू फेज ऑफ एंगेजमेंट, 1990 से 2000, 1990 से 2000, न्यू फेज ऑफ एंगेजमेंट, मतलब आप ये समझ के रखो, यहाँ पे बहुत शॉर्टकट है, अगर आपको और कम करना है तो 1900 बस 47 से 62 तक की संबंध है, बस खत्म। फिर राजीव गांधी ने 1988 में जाके विजिट करी थी, कम से कम 20 साल बाद, तब जाके रिलेशन नॉर्मल हुए थे 1990 में। आप ये जो मैंने आप लिखवा रहा हूँ 1990s में नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, ये सब भी गायब करके है, यहाँ पे आप ये लिख लो 1946 1962 तक डोमिनेटेड बाय नेहरू आइडियलिज्म, डोमिनेटेड बाय नेहरू आइडियलिज्म, नेहरू बहुत आइडियलिस्टिक था, नेहरू आइडियलिज्म, ठीक है, ये आपका खत्म। फिर आपने लिखा 1962 से 1990, यहाँ लिखो वॉर, वॉर एंड रिलेशंस ठप, मैं ठप नहीं बोलेंगे, वही मतलब उसके इंग्लिश वर्जन, ठीक है, रिलेशंस आप कह सकते हैं लो, ऑन द लो, खत्म, बस उसका 1990 से बढ़ा। अब मैंने 10 वर्ड भी नहीं होंगे, सब ग्रंथ बता दिया, बात 47 से लेकर 90 तक का, आज समझ रहे हैं? हाँ फेज 4 बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैं कहना चाह रहा कि इसको आप शॉर्ट मार के, और जो हमने लिखा उसको भी और कट शॉर्ट कर सकते हो। न्यू फेज ऑफ एंगेजमेंट, अब ये है मेनली इकोनॉमिक कह सकते हो यहाँ से, न्यू फेज ऑफ एंगेजमेंट टाइम पीरियड 1990 से 2000, इंप्रूवमेंट इन साइनो इंडिया इकोनॉमिक टाइज, इंप्रूवमेंट इन साइनो इंडिया, ये हमेशा ध्यान रखना, इंडो चाइना किसे बोलते हैं हम, इंडो चाइना बोलते हैं कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, इंडिया चाइना है ये, इंडो साइनो इंडिया ये वाला, क्योंकि इंडो चाइना से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इंडो चाइना है वो, इंडो चाइना जो रीजन है वो है कंबोडिया, थाईलैंड
और ये आपका वियतनाम, ठीक है, ये वाला। वो रीजन को बोलते हैं इंडो चाइना। हाँ, इंडिया और चाइना के रिलेशन को बोलते हैं साइनो इंडिया या सिनो इंडिया, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो। समझ रहे हो, ये समझ आना चाहिए। क्या लग रहा है इंडो चाइना पूछा, इंडो चाइना, चाइना इंडिया लिख के आ रहे हो वहाँ। वो इंडो चाइना वो बात होती है, उसमें कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है, और वियतनाम, ठीक है, लाओस, ये आते हैं, इंडो चाइना रीजन है वो। राइट। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कोऑपरेशन। साउथ ईस्ट एशिया में तो 10 नेशंस आते हैं, CLMT, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड प्लस, हाँ वो साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट है। इंडोनेशिया, मलेशिया, वो उस रीजन को बोलते हैं इंडो चाइना। लिखो, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कोऑपरेशन। हाँ, इसमें ही, ऑन ट्रेड एंड कोऑपरेशन। राइट, इसी में लिखो, फोकस ऑन स्टेबलाइजिंग LAC, फोकस ऑन स्टेबलाइजिंग LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, फोकस ऑन स्टेबलाइजिंग LAC एंड CBMs। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इसकी बात हो रही थी, CBM और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। नेक्स्ट लिखो, 2000 से बाद तक और अब प्रेजेंट तक, 2000 मेजर्स। अब CBM में तो आप शेयर करते हो अपनी इंफॉर्मेशन, लेकिन अब सारी इंफॉर्मेशन भी नहीं शेयर कर सकते, ये है। हाँ, तो कहते हैं ना, सही बात है, वो डेवलप करे तो आप लिख सकते हो कि कनेक्टिविटी हम भी डेवलप कर रहे हैं। 4 मार्क यात्रा जो हमने धाम प्रोजेक्ट में, तो उनका तो दिख रहा है ना सैटेलाइट इमेज में, क्यों बढ़ा रहे हैं? वो दिख रहा है ना, उन्होंने गांव बसा दिया है अरुणाचल प्रदेश में, वो दिख रहा है ना वो सब तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, झूठ कहाँ बोल रहे थे। CBM में मैं बोल कर रहा हूँ आएगा, मैं कह रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, CBM में तो शेयर करते हो, लेकिन आप ये सब नहीं, CBM में नहीं कवर करोगे। CBM में बस मिलिट्री टैक्टिक्स तक मेरे हिसाब से करते हैं, मिलिट्री लेवल तक, कि आप कौन से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ये हम ये इस तरह से है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग एक डोमेन है। देखो, प्रेजेंट से फेज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, 2000 से प्रेजेंट तक, प्रेजेंट फेज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, प्रेजेंट फेज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, कंपटीशन। तो बॉर्डर इशू का एग्जांपल लिख लो, डोकलाम, चुंबी वैली। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन तो आपको पता ही है, चल रहा है बे ऑफ बंगाल में या इंडो पैसिफिक में। चुंबी। अब देखो, एरियाज ऑफ रिलेशनशिप, नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशनशिप। फर्स्ट लिखो बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट। फर्स्ट लिख लो ईस्टर्न सेक्टर या वेस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर स्काई चेन, AKSAI, वेस्टर्न सेक्टर स्काई चेन, लद्दाख। अब हमें हर चीज नहीं बतानी, बस हमने हिंट दे दिया, एक आता कि भाई ये डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट लिखो सेकंड सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर। इसमें लिख सकते हो आप कि यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट लिखो ईस्टर्न सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, माणावाला। इतना कोई वैसा नहीं है ना, बोला तो।
और इतना नॉर्मली तो आता है। हाँ, फिर हम लिटरल में जा रहे हैं ना, हमें वहां जाके थोड़ी देखना है कि कौन से पॉइंट पे मिट्टी उन्होंने उनकी खोद दिया, हमने झंडा गाड़ दिया। आपको मेन बड़ा डिस्प्यूट ध्यान रखना है। सेंटर सेक्टर माड़ा में अभी तक कोई ऐसा नहीं है ना कि सेटलमेंट है कि वहाँ अनरेस्ट हो रहा हो। यहाँ लिख लो मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट, लिख लो सेंट्रल में अनडिस्प्यूटेड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, बॉर्डर सेटलमेंट मैकेनिज्म। बॉर्डर सेटलमेंट मैकेनिज्म, या मैप बनाना है तो बना लो। बनाओ, क्या याद है? बना लोगे मैप? बना लो, बनाओ। अबे मैप तो इतनी बार बनवा दिया पुराने वालों को, बनाओ मैप। ऐसे दिखा दो बस, क्योंकि ये तो नीचे भूटान आ गया इधर। पेन भी कहाँ गया? ये भूटान आ गया इधर, बना लो इसको। आप इतना भी बना सकते हो, इसको मिटा सकते हो। ये वाला इतना मिटा दो, उतना ही दिखा दो बस। अब मैप भी इंच में बनाना आना चाहिए, 2 इंच में, 3 इंच में, बहुत छोटा सा, जिससे कि आप दिखा सको। वरना आप जगह का कब्जा लोगे तो लिखोगे कहाँ पे? मुसीबत तो ये भी है, क्योंकि जहां मैप अगर लिखोगे तो मतलब एग्जाम में आपको ये समझना है कि ये सब बहुत बारीकी चीजें हैं, इनसे निकलता है ये बड़ा बना दिया थोड़ा सा। ऐसे आना चाहिए। आप समझ रहे हो, ऐसे निकलेगा एग्जाम आपके। सोचे जो रैंक वैंक आ रहे हैं उनको आता है कुछ, ऐसे नहीं आते। पीसीएस में भी मतलब आता था ही बेचारे, तभी तो आपको इतना छोटा बनाना है कि आपकी जगह ना आ जाए। तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, तो तभी तो नंबर मिलेगा उसको। क्यों मिलेगा? हर आंसर में आपको बस माइंड में ही बैठाना है, हर आंसर में। अगर आपके पास डाटा, उसमें आप डाल सकते हो, मैप आप डाल सकते हो, कोई एग्जाम्पल डाल सकते हो, ये तो आपको वो आ जाता है। वो तो एसए में डालोगे ना, वो एथिक्स में डाल सकते हो थोड़ा सा। बाकी नहीं, और कहाँ डालोगे? जीएस 1 2 3 में थोड़ी डालोगे। वो कॉन्टेक्स्ट में देखते हो कहाँ पे डालना है, ऐसे ही नहीं डाल देते जाकर। हाँ, वो आप डाल सकते हो, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। इंटरनेट बोलते हैं कि हर एक आंसर जो है वो या फिर प्रोटेक्टेड आर्टिकल इंट्रोडक्शन में 3 4 लाइन्स का बहुत से लोग क्या करते हैं बीच में 20 22 फोन ही वाले देते हैं कि इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक वन लाइन कोटेशन आ जाता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या है हम उस पर बात करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। ऐसे ही नहीं अट्रैक्टिव है जबरदस्ती, मीनिंग भी तो निकलना चाहिए ना। हम लिख के आ रहे कोर्ट बोला, अगर अनशंट कोर्ट लिखा है। हाँ, जो क्वेश्चन अब जीएम क्रॉप पे आंसर आ रहा, हम लिख के आ रहे मेरे देश की धरती सोना उगले, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा ये। हाँ, रेलेवेंट होना चाहिए। हाँ, ऐसे बना सकते हैं हम। नेक्स्ट देखो, बॉर्डर सेटलमेंट मैकेनिज्म। फर्स्ट लिखो, अग्रीमेंट ऑन मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। अग्रीमेंट, ज्यादा छेड़खानी भी करोगे आंसर आकर्षक बनाने के लिए, लग रहा कचरा हो गया। वो होता है ना, कहते हैं मैं पनीर बनाऊंगा, आज बनाकर दिखाता हूँ, लगा सबसे घटिया पनीर उसी का ही बना है। एक ने सादा बनाया था, उसका ही सब वाह वाह कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब आपको बहुत बहुत थिन लाइन नहीं है, आपको बहुत बहुत संभल के चलना पड़ता है। अग्रीमेंट ऑन मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी फर्स्ट अग्रीमेंट है। बॉर्डर सेटलमेंट्स मैकेनिज्म बताया ना, बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। फर्स्ट, अग्रीमेंट ऑन मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द एलएसी 1993। ये बता रहा था मैं, जो ईयर में कंफ्यूज हो रहा था ना, ये ईयर 1993। नेक्स्ट, एलएसीपी के मॉडल का ग्रेडेड हुआ तो यहाँ दोनों देशों ने एक तरह की एलएसी क्या है या फिर बोर्ड ने कहा हम कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर करेंगे, हम आसपास में बातचीत शेयर करेंगे। अगर एलएसी पे अग्रीमेंट होता तो आप युद्ध क्यों हो रहे होते इतने, जब पता ही होता है एलएसी है तो।
ये आपको जो लिखवा रहे हैं ना, एग्रीमेंट ऑन मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग एलएसी, ये तो बोला ही नहीं कि एग्रीमेंट ऑन एलएसी है ये। क्या लिखवाया मैंने? अलोंग लिखवाया ना। हाँ तो ये बोला थोड़ी ना कि एग्रीमेंट हो गया एलएसी पे, तो फिर अब तक क्यों 96 से अब तक क्यों झक मार रहे हैं, क्यों झगड़े हो रहे हैं? अग्रीमेंट तो ये पीस के लिए है कि हमें शांति मेंटेन करनी है, शांति की प्राथमिकता है इसमें। अग्रीमेंट ऑन मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग एलएसी लिखो 1993। नेक्स्ट सेकंड, अग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। अग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, agreement on confidence building measure in the military field, in the military field along the LAC। हाँ, इन मिलिट्री फील्ड अलोंग द एलएसी, ये 1996 का, 1996। नेक्स्ट देखो, अग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स। अग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। agreement on political parameters and guiding principles for settlement of India China boundary question, for settlement of India China boundary question, क्वेश्चन 2005। नेक्स्ट, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट। कोऑपरेशन अग्रीमेंट 2013। नेक्स्ट, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स डायलॉग। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है नुमाइंदे। आप इसमें से एक दो लिख के आ सकते हो, नहीं सारे लिखने हैं आपको। नेक्स्ट, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर 2003 से चल रहा है। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स 2012 का है ये। पर इंडिया चाइना बॉर्डर को और इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। नेक्स्ट देखो, रीसेंट डेवलपमेंट्स। दो है 2012। नेक्स्ट देखो, डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017। स्टैंड ऑफ, डोकलाम स्टैंड ऑफ, DOKLAM। स्टैंड ऑफ, झड़प हो गई थी ना 2017, स्टैंड ऑफ बोलते हैं। हाँ, आप दोनों का हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है आपका? हाँ ठीक है। स्टैंड ऑफ 2012। नेक्स्ट देखो, 2017 सॉरी, गलवान वैली क्लैश। गलवान, ये सिर्फ एग्जांपल दिखवा रहे हैं आपको। डोकलाम क्लैश, डोकलाम स्टैंड ऑफ बोल लो, डोकलाम क्लैश बोल लो, गलवान वैली क्लैश, बस। कोई नहीं पूछ रहा डोकलाम में क्या हुआ था। डोकलाम, डोकलाम क्लैश और गलवान क्लैश, क्लैश 2020। नेक्स्ट देखो, वे फॉरवर्ड बॉर्डर डिस्प्यूट में। फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट, इसके अंदर लिखो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, सर्विलांस एंड कम्युनिकेशन, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर।
सेकंड सर्विलांस एंड कम्युनिकेशन, थर्ड जॉइंट बॉर्डर मैकेनिज्म, जॉइंट बॉर्डर मैकेनिज्म, कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट के 3 सब पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखो सेकंड डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, पहला बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड सर्विलांस एंड कम्युनिकेशन, थर्ड जॉइंट बॉर्डर मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन सेकंड, इसके अंदर सब पॉइंट लिखो, मॉडर्नाइज्ड आर्म फोर्सेस, मॉडर्नाइज्ड आर्म फोर्स, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, फर्स्ट देखो मॉडर्नाइज्ड आर्म फोर्सेस, सेकंड ट्रेनिंग एंड प्रिपेयर्डनेस, ट्रेनिंग एंड प्रिपेयर्डनेस, थर्ड लिखो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, ट्रेनिंग एंड प्रिपेयर्डनेस। आप लोग बहुत देर लिखते हो, ये नए तेज लिख रहे हैं बल्कि यार, स्पीड तो बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग एंड प्रिपेयर्डनेस, बंद कर दो तो मौसम ठंडा हो रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, अब तो मौसम डिक्लाइन पे है, अब तो गर्मी। बैलेंसिंग, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, इसमें लिखो सब पॉइंट। फर्स्ट एंगेजिंग लाइक माइंडेड पावर्स, के अंदर एंगेजिंग लाइक माइंडेड पावर्स, हाँ तीसरा पॉइंट एंगेजिंग लाइक माइंडेड पावर्स। सेकंड लिखो इसमें डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक लेवरेज, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक लेवरेज, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक लेवरेज, मतलब हम इकोनॉमी के सहारे दबदबा बना सकते हैं या कुछ चीजें सुलटा सकते हैं इकोनॉमी के बहाने। नेक्स्ट देखो फोर्थ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इसमें लिखो फर्स्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स, बिल्डिंग मेजर्स के अंदर कैसे बिल्ड करेंगे कॉन्फिडेंस फर्स्ट। अरे भाई इसका चौथा पॉइंट है यार, चौथे का फर्स्ट है डिप्लोमेटिक चैनल, सेकंड बॉर्डर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, बॉर्डर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बॉर्डर सीबीएम लिख लो, इसमें लिख सकते हो रेगुलर बॉर्डर पर्सनल मीटिंग, एग्जाम्पल रेगुलर बॉर्डर पर्सनल मीटिंग, रेगुलर बॉर्डर पर्सनल मीटिंग समझ आने के लिए सीबीएम्स में जैसे समझ आ जाए, रेगुलर बॉर्डर पर्सनल मीटिंग, हमारे जवान होते हैं आपस में मीटिंग करेंगे, मतलब पर्सनल भी कर सकते हैं, आप ले गए कुछ झुंड तो कर सकते हैं, ये हम कह रहे हैं। अब ग्राउंड पे जाके थोड़ी चेक करें कि सीओ कर रहा है, नहीं करेगा तो है लेकिन जवान भी तो वो कर सकते हैं ना आपस में भाषा का एक्सचेंज, ये वो कह रहे हैं। लिटरल मतलब वैसे हम कह रहे हैं पॉसिबिलिटी है, ये हम कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट वाला था इसमें डिप्लोमेटिक चैनल। पांचवा लिखो अब पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, इसमें लिखो कल्चरल एक्सचेंजेस, कल्चरल एक्सचेंजेस। छठा लिखो इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब आप देखो हमने इतने सारे पॉइंट वे फॉरवर्ड में लिख दिए, कितने सारे पॉइंट है छठे सातवें, और हमसे कीवर्ड लिख रहे हैं, और अगर इनको एक पॉइंट एक्सप्लेन करने जाते हैं ना पहला वाला, ये लिख ही ना पाते हैं। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, यही आपको सीखना आंसर है, ये जिस दिन सीख गए उस दिन आपका, लेकिन ये सीखने में भी सालों लग जाते हैं, 2 साल 3 साल, क्योंकि तब तक आपको बुक पढ़ते हो, आप चार तमाम चीजें करते हो, फिर नोटों के साथ खेलते हो, मतलब आप सोचो इस स्टेज पे आने के लिए आपको कितना प्रयास करना पड़ेगा इस स्टेट में पहुंचने के लिए, क्योंकि इन कीवर्ड्स का मीनिंग भी तो आना चाहिए ना, तभी तो याद भी हो पाएंगे, अगर मीनिंग ही नहीं आ रहा याद कैसे होंगे। ये मैं आपको बताया ना, आप सब पढ़े लिखो, आप इसी वर्ड में आप 10, अगर ये आता है सपोज में हमने 4 10 नंबर के हिसाब से परफेक्ट आंसर वे फॉरवर्ड फॉर, सपोज ऐसे अगर ऐसे हम लेते हैं इमेजिनरी फॉर बॉर्डर डिस्प्यूट, तो वे फॉरवर्ड में आप देखो 4 जितने पॉइंट बताए सारे डिफरेंट है, एक भी मैचिंग का नहीं है, आप समझ रहे हो, और इसमें आपने वैरायटी भी लिखी है, और इसमें कम वर्ड में आपने सब बातें करती हैं। ये नाक आगे आएगी तब आपकी रैंक, आप किताबें कॉपियां देख लो उठा के, विजन आईएएस पे पढ़ी हैं कैसे लिखते हैं लोग, तो वो भी लगा रहे हैं कुछ इस वर्ड लगा देते हैं, लेकिन वो सिर्फ कीवर्ड से फोकस कर रहे हैं, तो कीवर्ड से ही निकले, उसमें आपको वैरायटी कवर करनी है। आप सोचे हम किताबें पढ़ेंगे इतनी सारी पढ़ के जाएंगे फिर हम उन्हें वहां लिखेंगे, आप सोचो ऑप्शनल में कितना करना पड़ता होगा,
वहां तो लिखना पड़ रहा है पेपर 1 पेपर 2 और उसे फिर 3 घंटे में उगलना है जाकर, और हम सोचे हम कुक पढ़ें और फिर हम करें, कितनी मेहनत करनी होती है वहाँ। तभी आपको आपका ऑप्शनल जो होता है यूपीएससी का, वो 100 A4 शीटों में पेपर 1 और 100 A4 शीटों में पेपर 2 में आना चाहिए, उसका पूरा सिलेबस। नहीं कर पा रहे तो वहां पे प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, ये तयशुदा है। आप समझ रहे हो, वो ही कर पाते हैं जो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसको शॉर्ट में, क्योंकि आपको लिखना है ना एट द एंड ऑफ द डे, तो आपका मकसद है लिखना, आपको नंबर पाने हैं। आप सोचे हम ब्रह्मांड पढ़ के जाए, आदत होती है सभी की होती है, उससे कुछ नहीं कर कुछ नहीं होगा, आप फिर रह जाओगे कुछ नंबर, फलाना पेपर कंप्लीट नहीं होगा। बस है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अभी तो हमें लग रहा है ना। डिस्क्रिप्टिव सिर्फ एथिक्स और एडिशन ऐसे कहाँ डिस्क्रिप्टिव है, एथिक्स वाला कहाँ डिस्क्रिप्टिव है, केस स्टडी में तो सिर्फ आपको पॉइंट में लिखना पड़ता है, वो तो पूछते हैं आपको ऑप्शंस दो। केस स्टडी में लिखते नहीं आप, वो स्टेक होल्डर्स को आप करते हो डायग्राम फ्लो चार्ट बना के, एक नंबर वहाँ वहां चला गया, फिर आप पॉइंट्स पूछता है वो, मतलब आप इस फॉर्मेट में थोड़ा बहुत आप कोड से करते हो वहां पर, मतलब पॉसिबिलिटी है। लिखो, इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कंसिडर इंटरनेशनल मीडिएशन। वो तब कर पाओगे जब पहले पूरा एथिक्स पढ़ोगे, अभी तो एथिक्स ढंग से ही पढ़ना पड़ेगा, आप एथिक्स में मत शॉर्टकट करने लग जाना। इंटरनेशनल मीडिएशन, लास्ट लिखो लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स, लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स, इसमें लिखो क्लैरिफाई बॉर्डर्स, सेकंड पॉलिटिकल डायलॉग, लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स, क्लैरिफाई बॉर्डर्स, नेक्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग, नेक्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग। ठीक है, तो यहीं तक करते हैं फिर आज। भाई इंडो चाइना बॉर्डर हो गया आपका, आज कल हो जाएगा खत्म आपका। ज्योग्राफी हो तो गया, हिस्ट्री